माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि आप सभी का एग्ज़ाम जो है 14 फरवरी से शुरू होने वाला है बच्चे। 14 फरवरी को आपको मैथ का और जैसे ही 15 फरवरी आएगा आपको विज्ञान का प्रश्न देखने को मिलेगा। आज मैं आपको अपने विज्ञान में 80 सेट करवाने वाला हूँ बच्चों। ये 80 सेट प्रश्न ऐसे प्रश्न रहेंगे जो सीधा आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को बन सकते हैं। इसलिए पूरे प्रश्न को अंतिम समय तक देखिएगा। ज़्यादा बात करके समय बर्बाद नहीं करेंगे। बस इतना कहेंगे कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस करिए, क्योंकि सभी क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आज का प्रश्न है प्यारे बच्चे। प्रश्न है पहला आपका कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। बताइए किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। ज़्यादा तेजी से मत चलिएगा, आपका लॉस होगा। क्वेश्चन को सेट मारते चलिए, लास्ट में बताएगा आपने 80 में से टोटल कितना स्कोर किया। ठीक है, तो पहला का होगा बच्चे बी ऑप्शन। याद रखना, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल दर्पण की। ठीक है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा कि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आर में क्या संबंध है। बताइए एफ बराबर आर, एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर टू आर, एफ बराबर थ्री बाई टू आर। बताइए क्या होगा। तो दर्पण की जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या से कैसी होगी, एफ बराबर आर बाई टू। आपके एग्जाम में ऐसा भी लिखा रह सकता है। ठीक है, यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे कि सामान्य सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए। 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, इनमें से कोई नहीं। देखिए एग्जाम में कितने बच्चे बी ए मार्क आएंगे, लेकिन हो जाएगा गलत। आपका याद रखना 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एग्जाम में ऐसे भी लिखा रहेगा। ठीक है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आएगा प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम होता है। श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण, अगर मान लीजिए कोई सफेद प्रकाश है और ये प्रिज्म है बच्चे, इस प्रिज्म से जब हम गुजारते हैं तो कौन सा प्रकाश जो है वो सबसे कम झुकेगा। बैगनी, नीला, लाल, पीला। बताइए, तो बच्चे लाल जो है वो सबसे कम झुकेगा। याद रखना, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। पांचवा प्रश्न प्यारे बच्चे, प्रश्न है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। आभासी और सीधी, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा। बताइए क्या होगा। ठीक है, क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप जो नीचे नंबर दिखाई दे रही है, ये जो नंबर देख रहे हैं आप यहाँ पे बच्चे, ये जो नंबर देख रहे हैं, एक सेकंड मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। ठीक है, अब ये बता दीजिए इसका क्या होगा। तो बच्चे पांचवा का अगर आपने बी ऑप्शन चूज किया, वास्तविक और उल्टा, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किस वजह से। बताइए, आकाश का रंग जो है नीला प्रतीत होता है किस वजह से। प्रकाश के प्रवर्तन के कारण, प्रकाश के परिकिरण के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो आकाश का रंग जो नीला पड़ता है बच्चे, प्रकाश के परिकिरण के कारण। अब यहाँ से एक प्रश्न ये भी बनता है कि आकाश में, अगर वायुमंडल में आकाश से बाहर चला जाए, अगर वहाँ पर प्रकीर्णन नहीं होगा तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ठीक है, कैसा, काला, वहाँ वायुमंडल के कारण दिखाई देगा, अगर वायुमंडल ना रहे तो। ठीक है, सातवां प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। बताइए किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, इनमें से कोई नहीं। देखिए दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब जो है किस दर्पण से, तो अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बनता है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न देख लीजिएगा बच्चे। प्रश्न है आठवां कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि मतलब आना, नजदीक, यानी कि बता सकते हैं आना मतलब अ से आना, यानी अवतल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि का दोष अवतल लेंस से कर सकते हैं। और दूर दृष्टि अगर पूछे कि दूर दृष्टि का निवारण किससे कर सकते हैं, दूर मतलब उधर, उससे उत्तल, ऐसे भी आप ट्रिक के माध्यम से याद कीजिए। अगर आप निकट और दूर में आपको प्रॉब्लम होता है तो आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। निकट मतलब आना, आना मतलब आइए, नजदीक आइए, तो अ से आना, अ से अवतल। और दूर दृष्टि मतलब उ से उधर, उससे उत्तल। दूर मतलब होता है ना दूर, यानी कि कोई व्यक्ति दूर खड़ा है यानी उधर खड़ा है। ठीक है, उधर का संबोधन हम दूर से करते हैं, तो दूर से दूर व्यक्ति के लिए ऊ से उधर, उससे उत्तर। और निकट व्यक्ति वस्तु के लिए, निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए निकट मतलब आ से आना, आ से अवतल। ठीक है, अच्छा प्रश्न ये भी व्यक्ति बनता है कि जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है,
जिस व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही है उसे कौन सा दोष है, तो उसे दूर दृष्टि दोष है। और जिस व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही है उसे कौन सा दोष है, उसे निकट दृष्टि दोष है। अपोजिट चलता है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिए जो नीचे क्लास की पीडीएफ आपको लेनी है तो बच्चे क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो नीचे दिख रहे नंबर पर आप क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं। जो नंबर दिखाई दे रहा है ना 8709133659, ये बताए बोलिएगा कि हाय सर हम क्लास 10 के विद्यार्थी हैं, हमें जोड़ दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में और पीडीएफ दे दीजिए, तुरंत प्रोवाइड करवा दी जाएगी पीडीएफ, ठीक है बच्चों। चलिए आगे का प्रश्न देख लीजिएगा। निम्नांकित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर, वोल्टमीटर, बताइए निम्नांकित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो प्यारे बच्चे विद्युत धारा की उपस्थिति को जो दर्शाता है वो होता है गैल्वेनोमीटर, यानी कि ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न प्यारे बच्चे कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादन किया था? ऑस्टेड, फ्लोमिंग, आइंस्टाइन, मैक्सवेल, बताइए। तो बच्चे सभी बच्चे पक्का कह रहे हैं ये फ्लोमिंग मारेंगे और हो जाएगा गलत। दाएं हाथ के अंगूठे की बात कर रही है। देखिए आपसे मैं पूछूं कि ये जो अंगूठा है ये चुंबकीय धारा दिखाता है बच्चे, ये तर्जनी, ठीक है, ये बीच की धारा, ठीक है। इस तरह से जो पूछेगा कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम जो है किसने प्रतिपादन किया था, तो ये मैक्सवेल ने, यानी कि डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, ओम होता है, एम्पियर होता है, कूलाम होता है, बताइए। तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है बच्चे, क्या होता है? वोल्ट होता है। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपसे पूछे ओम किसका मात्रक होता है, तो बच्चे ओम जो है विद्युत आवेश का मात्रक होता है। किसका? विद्युत आवेश का, ठीक है। ऐसे आप लिख लो यहाँ पे आसानी से, विद्युत आवेश का। अगर आपसे पूछे कि एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो विद्युत का एम्पियर मात्रक होता है, एसआई मात्रक, ठीक है। चलिए अच्छा, एसआई का फुल फॉर्म पता है क्या होता है? इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम, ठीक है। एसआई आ गए लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम आगे लगे, इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम, ठीक है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चे? वोल्ट होता है। उम्मीद है समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। आगे का प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम एवं समांतर दोनों, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? यार बच्चे 12 नंबर का अगर आपने ए ऑप्शन चूज किया श्रेणी क्रम में तो बहुत अच्छे उत्तर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न देख लीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न बच्चे, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है कैसी? काल्पनिक, वास्तविक, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं, कैसी होती है बताइए। तो फिर बच्चे 13 नंबर का अगर आपने ए ऑप्शन चूज किया तो बहुत अच्छा, काल्पनिक होती है, ठीक है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? काल्पनिक होती है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे का प्रश्न देख लीजिएगा। ये सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए सभी क्लास बहुत मूल्य है, ठीक है। समझिए कि आपके लिए वरदान ये क्लास साबित होने वाला है, क्योंकि मैं अपने इस क्लास पे यूट्यूब पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का कलेक्शन डालता जा रहा हूँ। और ये नंबर तो पूछो ही मत बच्चे, बेमिसाल नंबर है, क्योंकि इस नंबर के माध्यम से मैं क्या कर रहा हूँ, उन बच्चों को जोड़ रहा हूँ जो बच्चे बहुत ही अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। उन बच्चे ये नंबर पर जुड़ रहे हैं कि जिन्हें पीडीएफ की जरूरत है। अब जो पीडीएफ बच्चे वो मैसेज वही करेंगे जिनको पीडीएफ की जरूरत है, और पीडीएफ लेके बच्चे क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि बाद में रिवीजन करेंगे। तो बाद में रिवीजन करने वाले बच्चे होते कौन है? पढ़ने वाले। ना पढ़ने वाले बच्चे तो इस पर मैसेज करेंगे ही नहीं, वो सिर्फ वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मेरी पूरी वीडियो को, यहाँ तक कि मेरी बातों को भी सुनिएगा कि सर की बातें कह क्या रहे हैं, वो बोल क्या रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम टीचर लोग कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते में ऐसी बातें बोल जाते हैं जो बच्चे के दिल और दिमाग में जाके जुड़ जाती है। कोई ऐसी मोटिवेशनल स्पीच डाल देते हैं जो कि बच्चा को सोच में पड़ जाता है, ठीक है। जैसे एक स्पीच में बोलता हूँ, अगर आप अपने नसीब पे बैठे हुए हैं तो आप भूल जाइए कि आपका नसीब आपका साथ देगा, क्योंकि नसीब भी उसी का साथ देता है जो खुद अपनी तकदीर को अपने हाथों से लिखता है। याद रखना बच्चों, सिर्फ नसीब पे रहने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले बच्चे छोड़ जाते हैं, वो भी भीख में। अब आपको अपनी पढ़ाई को किस बेस पे लेना है? अपने दम पे, अपने दिमाग के काबिलियत पे, अपने मेहनत पे, कि किसी के छोड़े हुए टुकड़े पर? बताइए, आप खुद सोचिए। अगर आप अपने मेहनत पे, अपने माँ बाप के आंखों का जगमग सितारा बनना चाहते हैं, अपना नाम, अपना शोहरत ऊंचा देखना चाहते हैं, और बिहार बोर्ड में इस बार अच्छे रैंक से लाना चाहते हैं, तो बच्चे आप मेरी वीडियो को अंतिम समय तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस करें, क्योंकि एक भी क्लास आप छोड़िएगा नहीं, ठीक है। आप क्लास की पीडीएफ तो जरूर लीजिएगा, ये मेरा वादा है आपसे कि अगर आपने क्लास की पीडीएफ ली तो बच्चे बहुत ऊपर जाने वाले हो आप, ये बात है, क्योंकि आप रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। बताइए इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है?
आपने ऑप्शन में पढ़ ही लिया होगा बच्चे, तो सी ऑप्शन जो सही हो जाएगा 3.6 × 10 जूल, ठीक है, 1 किलोवाट घंटा इतने बराबर होता है। चलिए आगे का प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न है प्यारे बच्चे, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा, क्या होगा? 15 नंबर का बच्चा जो है वो क्या होगा? बी ऑप्शन, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। बच्चे ये जो 21वीं सदी चल रही है ना, इसमें ना दौड़ने वाले बच्चे पीछे छूट जाते हैं, ऐसा हम नहीं, खान सर कहते हैं। दौड़ने वाले बच्चे पीछे छूट जाते हैं। यहाँ पर आपको तेज दौड़ना पड़ेगा। याद रखना, जिस समय आप सो रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं उस समय कोई पढ़ रहा है, बराबरी में आएगा तो रौंद के निकल जाएगा और आपको चू तक करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए पढ़िए, पढ़िए, माँ बाप को धोखा मत दीजिए। बस अब बहुत हुआ, अब आपके पास टाइम नहीं, पढ़िए। बहुत धोखा दे लिए बाबू, अगर अब नहीं पढ़े तो फिर कभी नहीं हो पाएगा, आपका कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल एवं अवतल दोनों, उत्तल एवं अवतल दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन से लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं बच्चे? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न देख लीजिएगा। देखिए जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, ये नंबर आपके लिए बेस कीमती नंबर है। इस नंबर को मैसेज कीजिए और बोले कि हाँ सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, जोड़ दिया जाओगे, ठीक है। देखिए बताइए इसका प्रश्न क्या होगा? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? बताइए, लाल है, नीला है, हरा है, उपरोक्त सभी है। बताइए प्रकाश का प्राथमिक रंग जो है बच्चे पता है कौन है? वो उपरोक्त सभी है। डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। चलिए आगे का प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कॉर्निया, पुपिल, रेटिना, आइरिस। बताइए नेत्र का जो रंगीन भाग होता है वो आइरिस होता है। डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 19 नंबर देख लीजिएगा। 1 HP किसके बराबर होता है? 746 वाट के, 760 वाट के, 780 वाट के, 550 वाट के। 1 HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। 1 HP जो है बच्चे वो 746 वाट के होते हैं। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ाने चाहिए, चीज़ों को समझते चलिए आप कि आपके पास क्या चीज़ आ रहा है प्रश्न में। विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है कैसा? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। बताइए तो विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है बच्चे वो होता है उत्तल लेंस। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न 21 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील जो कण होते हैं वो क्या परमाणु होते हैं, क्या आयन होते हैं, क्या प्रोटॉन होते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताइए क्या होते हैं? तो बच्चे वो जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। याद रखना प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न है कि एम्पियर घंटा मात्रक है किसकी? शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, इनमें से कोई नहीं। बच्चे आपकी मात्र 30 से 40 मिनट की क्लास या 20 मिनट की भी क्लास को तैयार करने में, हम लोग का ये PDF तैयार करने में कम से कम 4 से 5 घंटा जाता है। इतना मेहनत करने के बाद आपकी 30 मिनट से 40 मिनट की वीडियो तैयार हो पाती है। बस 4-5 घंटे की मेहनत के लिए बस इतना तो आपका हक बनता है। अपने इन प्यारे सर पे चैनल को सब्सक्राइब कर खूब भर भर के शेयर करिए बच्चे। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा मैं उतना ज़्यादा आपको तैयारी कराऊंगा। आज मैं आप लोग को 10th की तैयारी करा रहा हूँ। 10th एग्जाम क्लियर होते बच्चे मैं तुरंत आप लोग को ITI और पॉलिटेक्निक की तैयारी भी कराऊंगा। चैनल पर ITI पॉलिटेक्निक की शुरू से तैयारी होगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत अति आवश्यक है। बताइए क्या होगा? एम्पियर घंटा मात्रक किसका है? शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो बच्चे एम्पियर घंटा मात्रक जो है वो आवेश का है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। चलिए 23 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? जूल बाई सेकंड, जूल बाई सेकंड और क्या है बच्चे? सेकंड बाई जूल, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे जूल बाई सेकंड, ए इज ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? मैंने बता दिया था शुरू में, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। जो आता है उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। जो आप लोग को लगा कि मुझे आ रहा है, मुझे मुझे फील होगा कि नहीं बच्चों को आता होगा, मैं वो बढ़ा दूंगा आगे, ठीक है। बताइए ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? O2, NH3, CO2, N2। बताइए तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो बच्चे गैस उत्तरदायी है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, ठीक है, जो कि 0.03% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑक्सीजन 28 के आसपास पाई जाती है बच्चे, 21 या 28 शायद ऐसे कुछ पाया जाता है, ठीक है। अच्छा ग्लोबल वार्मिंग क्या है ये पता है? जो हमारा ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर जिसका सूत्र होता है O3, उसमें से ये उसे छेद कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ओजोन लेयर से सड़ी हुई मछली की गंध आती है बच्चों, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, उपचयन, विस्थापन, अपचयन। तो शरीर में जो भोजन का पच रहा है बच्चों वो
उपचयन अभिक्रिया है। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर देखिएगा प्रश्न है कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है कैसी? उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, विस्फोटक, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? प्यारे बच्चे, जब कली चूना पर जब जल डाला जाता है ना तो वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा होता है ना, बिहार बोर्ड कभी कभी उस क्वेश्चन को डाउन कर ड्रॉप कर देता है, क्वेश्चन पेपर में गिरा देता है। ठीक है, तो कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया उष्माक्षेपी होती है। ये ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, तो जितना प्रश्न है ना, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए एक क्वेश्चन को स्किप करने का मतलब कि भविष्य से खिलवाड़ करना। इसलिए आप लोग की सारी क्लास महत्वपूर्ण है। इसलिए चैनल को फिर से बोलते सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले और सभी बच्चे के पास शेयर की जाए, क्योंकि ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, निम्नांकित में कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? कॉपर, Hg मतलब क्या बोलते हैं उसको, पारा बोलते हैं, लेड। ठीक है, और Ag मतलब चांदी और Au मतलब सोना। बताइए कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो प्यारे बच्चे वो जो है Ag, जिसको हम लोग चांदी के रूप में जानते हैं, चांदी जो है बच्चे वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखिए। अच्छा, आपसे यहाँ पे Au, सोना जो है वो गहना बनाने के लिए हम लोग कितना तैयार करते हैं, कितना कैरेट का होता है? तो गहने बनाने के लिए 22 कैरेट का होता है। 2 कैरेट उसमें हम लोग कॉपर और तांबा ये सब मिला सकते हैं। लेकिन अगर शुद्ध सोना की बात करें तो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। ये बात आप भूलिएगा नहीं बच्चे। ठीक है, आपके एग्जाम से पूछ देख सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे का प्रश्न देखिएगा। ठीक है, प्रश्न है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, CaO, CaCl2, CaOCl2, CaOH2। बताइए प्यारे बच्चे, चूना जल का अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो कभी नहीं भूलिएगा Ca, ब्रैकेट दीजिएगा OH और ब्रैकेट बंद कीजिएगा 2। याद रखिएगा, यह जो है चूना जल का रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। उम्मीद है कि आप नहीं भूलेगा, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं आप सभी को। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा। अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, बताइए क्या है प्रश्न? कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या? लाल को नीला कर देता है। देखिए कितना बहुत बढ़िया समझाएंगे। लाल को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? बताइए। 11, 10, 5, ए और बी दोनों सही है। देखिए, जब अगर आपसे पूछा जाए कि जब लाल रंग को नीला कर रहा है ना, तो यह जाहिर सी बात है कि क्षारीय बना रहा है। और आप सभी को पता है कि क्षारीय मान कब होता है? जब उसका पीएच, मतलब पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, आपको पता है कि बीच में 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है बच्चों। और आप सभी को पता है कि जिसका पीएच मान 7 होता है उसका जो है क्या वैल्यू होता है? वो उदासीन होता है, पता है ना। और जो 7 से अधिक हो जाए, ठीक है, 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, तो जितना अधिक होगा वो क्या होगा? क्षारीय होगा। और 7 से कम जितना 6 हो जाए, 5 हो जाए, 4 हो जाए, जितना भी कम हो जाए वो क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा बच्चे? अम्लीय होगा। आप सबको पता है। तो याद रखना, 7 से कम जितना भी पीएच वैल्यू मिले वो सब आपके लिए अम्लीय है, और 7 से अधिक जितना भी मिले वो सब आपके लिए क्या है? क्षारीय है। तो और एक बात और, जब लाल को कोई नीला कर रहा है तो वो क्षारीय बना रहा है। अगर कोई नीला को जब लाल कर रहा है तो वो अम्लीय बना रहा है। तो जब लाल को नीला कर रहा है तो क्षारीय हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसका वैल्यू 7 से अधिक होगा। तो देखो कि यहाँ 7 से अधिक कौन कौन है? 11 और 12 7 से अधिक है, इसलिए आंसर डी दे रहा है। ए और बी दोनों सही है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से, लाल को नीला करता है कौन? जब अगर लाल लिटमस पत्र को कोई नीला हो जा रहा है तो वो क्या हो रहा है? क्षारीय हो रहा है। अगर नीला को लाल कर दिया जा रहा है तो वो अम्लीय हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए 31 नंबर देखिएगा। एक बार फिर से, लाल को नीला क्षारीय। ठीक है, आगे देखिएगा। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 1, 2, 3, 4। बताइए। तो एल्काइन में कार्बन के बीच जो कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। ऐसे ऐसे जो बॉन्ड बनाया रहता है ना बच्चे, ये याद रखना ऐसे। तो कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? 3 होते हैं, ध्यान रखना। 32 नंबर देखिए। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? अच्छा देखिए, ग्लूकोज, जब ग्लूकोज की बात आए तो पता है पौधे जो है सूरज की उपस्थिति में अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या तैयार करते हैं, तो याद रखना क्या तैयार करते हैं? ग्लूकोज, जो कि स्टार्च होता है, मल्टोज। ठीक है, अब अगर बात करें ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12
O6 होता है बच्चों, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि ग्लूकोज के आणविक सूत्र C6H12 में ऑक्सीजन के कितने परमाणु संकेत होते हैं, तो 6 होते हैं। हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 12। कार्बन के कितने होते हैं, 6। ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप याद रखना ग्लूकोज के आणविक सूत्र क्या होता है, C6H12O6, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा हम लोग। 33 नंबर प्रश्न में चलते हैं बच्चे। 33 नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं। सोडियम को हम लोग Na से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु संख्या 11 होता है, जिसको हम लोग केरोसिन के तेल में डुबा कर रखते हैं। ये बात आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि वो इसलिए कि केरोसिन में वो किसी चीज़ के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता। हवा में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बना देगा और पानी में अभिक्रिया कर हाइड्रोक्साइड बना देता है। इसलिए इसको सोडियम को केरोसिन में तेल के में डाल डुबो कर रखते हैं। आपसे प्रश्न पूछा कि उच्च वसनीय अम्ल के सोडियम लवण क्या कहलाता है, साबुन, यहाँ अपमार्जक होगा, प्लास्टिक, रबड़, बताइए। तो प्यारे बच्चे साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, साबुन। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देख लीजिएगा। 34 नंबर प्रश्न है बच्चे कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो CHO अभिक्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड कहते हैं। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखिएगा कि आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की संख्या कितनी त्रिज्या क्या होगी, घटेगी, पहले से घटती है फिर पुनः बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या बढ़ती है, बताइए क्या होगा। तो 35 नंबर का बच्चे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, घटती है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है 36 नंबर बाबू कि निम्नांकित को उनके आधातुओं गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। आधातु को बढ़ते क्रम में सजाना, बताइए। देख लीजिए आप ऑप्शन, बताइए कौन सा सही होगा, ठीक है। तो यह जो ऑप्शन सही होगा बच्चे, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। ये जो है ये बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है, अच्छा 37 नंबर से प्रश्न से पहले एक बात कहेंगे। देखिए बच्चे, अगर जो बच्चे क्लास 10 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा साइंस सेक्शन मजबूत नहीं है, कमजोर है, तो आपके लिए यह पीडीएफ रामबाण साबित होने वाला है। आई प्रॉमिस यू, एवरी स्टूडेंट में से हम वादा करते हैं कि ये पीडीएफ ऐसा पीडीएफ है कि आपके लिए रामबाण साबित होगा। काफ़ी सारे बच्चे ने इस पीडीएफ को ले लिया है और सभी बच्चे इस पीडीएफ को लेकर फुल नोट्स पढ़कर पक्का जो है 75 85 से प्लस इनका रैंक रहने वाला है। क्योंकि इस पीडीएफ को, ठीक है, क्या देख के तैयार किया गया है, आने वाले 15 फरवरी के एग्जाम का पैटर्न उन्होंने फुल गेस क्वेश्चन को कई टीचरों ने मिलकर इसे तैयार किया है। और इस पीडीएफ को खुद मैंने देखा है बाबू कि इस पीडीएफ में बहुत बहुत सुपर डुपर हिट तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न सेट किया गया है। अगर यकीन मानिए बच्चे, आई प्रॉमिस यू, अगर आप पूरा साल टंडेली किए हो, अगर नहीं पढ़े हो, टाइम पास किए हो, फालतू का काम किए हो, थोड़ा सा भी साइंस सेक्शन पर ध्यान नहीं दिए हो, तो अगर आप इस पीडीएफ को एग्जाम के 3 4 दिन 5 दिन पहले ले लेते हो, अब आपके पास समय क्या बचा हुआ है बाबू। बहुत सारे बच्चे ले लिए हैं। आप देर मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके इस पीडीएफ को लेके घर पे पढ़ें। अब बात है बच्चे 49 रुपया, एक छोटे से बच्चे के पॉकेट से भी कम खर्च का ये रुपया है। अब मैं इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको क्या दे सकूं। आपके पॉकेट से 50 क्या 200 300 गिर जाते होंगे और आप क्या करते हैं, छोड़ो ना, नॉर्मल है, कोई नहीं, ठीक है। आप क्या अफसोस भी नहीं करते हो जब आपको उतना रुपया गिर जाए, तो अफसोस नहीं करते हो, या थोड़ा बहुत करते हो। लेकिन यहाँ तो मात्र 49 रुपये में आपका जीवन बनाने की चीज़ें मिल रही है। आप 49 रुपया लगाते हो, आप जीवन भर यही ना कहोगे लोगों से कि मेरा मैट्रिक में साइंस सेक्शन में 75 प्लस है भाई, 80 प्लस है भाई। सबको बोलते चलोगे, दोस्त को, भाई को, परिजन को, फैमिली को, सिर्फ कितना 49। आई नो बच्चे, आप पूरा साल क्लास पढ़े हो, कोचिंग पढ़े, यूट्यूब पढ़े, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन अगर ये पीडीएफ में हम जिस तरीके से इस पीडीएफ को तैयार किए हैं और बाकी सबको हम बच्चे लेके रिस्पॉन्स है, काफ़ी सारे बच्चे ने इस पीडीएफ को लिया है। इस पीडीएफ में बहुत मेहनत की गई है और बहुत मेहनत के बाद इस पीडीएफ को तैयार किया गया और बहुत ही बेहतरीन माशाअल्लाह तरीके से बच्चे इस पीडीएफ को तैयार किया गया। बहुत ही सुपर मूवी, मतलब कह सकते हो आप इसको, जैसे कैसे कोई मूवी कहता है सुपर मूवी, उसी तरह से सुपर पीडीएफ इसको कह सकते हो। इसलिए अधिक आप देर मत कीजिए। आप जितना जल्दी जितना लेट कीजिएगा उतना लॉस होगा। एग्जाम सेंटर पे पछताने से अच्छा है कि आप इसे अभी ले लो। इसमें आपको क्या मिल रहा है, तो बच्चे इसमें देखो मिल रहा है आपको
मिल रहा है बच्चे। देखिए क्या मिल रहा है कि आपको फिजिक्स का सेक्शन मिल रहा है, केमिस्ट्री का सेक्शन मिल रहा है, बायो का सेक्शन मिल रहा है। ये तीनों को मिलाकर एक पीडीएफ तैयार किया गया, कम से कम बच्चे 200 प्लस का पेज है, ठीक है, 200 प्लस पेज है। और मैं बता दूं कि इसमें ऐसा ऐसा डाला गया है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। एग्जाम सेंटर में बैठ के माथा पटकने से, माथा पे हाथ रखने से क्या फ़ायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फ़ायदा, ठीक है। इससे पहले आप मैट्रिक के सेंटर पे माथा पटको, इससे अच्छा कि यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा लो बच्चे। पूरा पीडीएफ सेक्शन देखिए, इसमें क्या क्या 49 रुपये अगर लगाते हैं तो क्या क्या मिलेगा एक बार देख लीजिए। आपको मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट वैकल्पिक प्रश्न जिसे आप ऑब्जेक्टिव कहते हो, फिर सब्जेक्टिव मिलेगा, फिर आपको नोट्स मिलेगा, ठीक है, ये तीनों चीज़ों को मिलेगा। और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये प्रश्न तैयार किया गया है। अब कितने बच्चे ये सोचेंगे कि क्या इसमें जो प्रश्न है सेम टू सेम मिलेगा, सेम टू सेम बच्चे, सेम टू सेम क्या सेम टू सेम मिलेगा। 2 नंबर यहाँ पे जो प्रश्न है वो 2 नंबर वहाँ भी रहेगा, नहीं। जो यहाँ पर 2 नंबर में प्रश्न है, क्या पता वहाँ पे 40 नंबर पे वो प्रश्न हो, क्या पता वहाँ पे, लेकिन प्रश्न मिलेगा, तय है, ये वादा रहा मेरा। क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आपको देखेंगे। यकीन मानिए, जो बच्चे मेरी बातों को यकीन मान के पीडीएफ को ले लिया, उसका एकदम भाग चमकना साइंस में 80 प्लस तय है, ये वादा रहा मेरा, ठीक है। लेकिन जो नहीं ले रहे हैं उनसे फिर करेंगे, काफ़ी सारे बच्चों ने ले लिया है, ठीक है। आप लेट मत करें, तुरंत इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे दिए जा रहे नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करें, आपको वहाँ पे पेमेंट का मोड बता दिया जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट मोड को, सेक्शन को कंप्लीट करते हैं, आप तुरंत अपने आप पीडीएफ चला जाएगा आपके व्हाट्सएप पे। और उसे लेकर ज़्यादा नहीं, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, बस 4 घंटा 2 दिन पढ़ लीजिए, आपका क्लियर हो गया साइंस, ठीक है। प्लीज़ बच्चे, समय कम है, आपको नोट्स लेके पढ़ना ही पड़ेगा। यू हैव ए नो टाइम, आफ्टर सम टाइम आपको बहुत गिल्ट फील होगा कि मैंने पीडीएफ क्यों नहीं लिया था। प्लीज़ बाय द पीडीएफ बच्चे, ठीक है, इसे आप जितना जल्दी खरीद सकें। चलिए आगे का प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न बच्चे, सिलिकॉन क्या है बताइए। सिलिकॉन क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो फिर बच्चे सिलिकॉन जो है वो क्या है, तो एक उपधातु है। क्या है, उपधातु। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे का प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न बच्चों, निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, कार्बन, क्लोरीन, सोडियम, फास्फोरस, बताइए कौन है। तो बच्चे कार्बन जो है एक विद्युत का धनात्मक तत्व है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 39 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा बच्चों। 39 नंबर प्रश्न है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, बताइए। यार बच्चे, टिहरी बांध का जो निर्माण है वो कहाँ किया गया, उत्तराखंड में, ठीक है। और उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ था बच्चे, एसएसटी का प्रश्न है, ठीक है। करने वाले पूर्ण नेता कौन थे, बहुलाल सुंदर गुना जी थे, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, ठीक है, याद रखना। आगे का प्रश्न देखिए 40 नंबर। हाँ देखिए आ गया, कौन सी धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, बताइए। मैग्नीशियम, सोडियम, पारा, टंगस्टन, बताइए। तो प्यारे बच्चे मैंने बता दिया ना, सोडियम को हम लोग किस चीज़ में दबा के रखते हैं, तो केरोसिन के तेल में, ठीक है। और इसको हम लोग mg से डिनोट करते हैं। अच्छा आपसे पूछेगा कि विद्युत जो इस तरह से बल्ब होता है बच्चे, इस तरह से जो बल्ब होता है, और उस बल्ब में इस तरह का जो तंतु लगा रहता है वो किस चीज़ का रहता है, तो वो तंतु बच्चे किस चीज़ का होता है, टंगस्टन का होता है, याद रखना। किस चीज़ का, टंगस्टन का। हीटर में जो तार होता है वो किस चीज़ का होता है, तो हीटर में जो तार होता है बच्चे वो आपका नाइक्रोम का होता है। किस चीज़ का होता है, नाइक्रोम का, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है, अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, सर्फ एक्सल, इजी सर्फ, उपरोक्त सभी, बिहार है। बिहार कहाँ से आ गया बच्चे, माफ करना बच्चे गलत हो गया, ऑप्शन ये नहीं देखना। यहाँ पे सर्फ एक्सल से क्या बनाया जाता है बच्चे, तो सर्फ एक्सल से इजी सर्फ भी बनाया जाता है और सर्फ भी बनाया जाता है, अपमार्जक से बनाए जाते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए आगे का प्रश्न देख लीजिएगा। 42 नंबर प्रश्न बच्चे। प्रश्न है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है, प्लास्टिक का, सिलिकॉन का, यूरेनियम का, प्लूटोनियम का, बताइए। तो फिर बच्चे सौर सेल में जो उपयोग होता है वो सिलिकॉन का होता है। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाए, ठीक है बच्चों। चलिए 43 नंबर प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, कोयला, बताइए क्या होगा उत्तर। तो बच्चे खाना बनाने में जो उपयोग वाले ईंधन वाले जो गैस होते हैं ना, वो उसमें किस चीज़ का प्रयोग होता है, नहीं होता है। देखिए कोयला का भी हम लोग करते हैं, बायोगैस का भी करते हैं, एलपीजी का भी, लेकिन सीएनजी का हम लोग नहीं करते। सीएनजी का फुल फॉर्म पूछे तो क्या लिखना है, कंपाउंड, CMPOUND, कंपाउंड, नेचुरल, NATURAL, नेचुरल, GAS, याद रखना, कंपाउंड नेचुरल गैस। एलपीजी से पूछे तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। इसके अंदर ब्यूटेन पाया जाता है बच्चे, ठीक है।
आगे देखिए, ये प्रश्न है आपका 44 नंबर प्रश्न है कि 2Cu प्लस O2 डैश 2CuO क्या है? एक प्रकार का ऑक्सीकरण, अपघटन, उदासीनीकरण, विस्थापन क्या है? बताइए बच्चों। तो 44 नंबर का बच्चे जो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑक्सीकरण इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, चलिए 45 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? इसमें से बताना है आपको कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। ठीक है, वीडियो पॉज कर आप इसे देख लीजिए, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। यह जो है आपका संतुलित नहीं है, PbNO3। आपको पता है कि मैंने एक वीडियो में बताया कि संतुलित करने के लिए एक तरफ हम LHS एक तरफ हम RHS करते हैं, उसके बाद मान बैठा के हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से संतुलित करना होता है। ठीक है बच्चे, चलिए 46 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये मैंने प्रश्न आपको बता रखा है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? बताइए। 7 होता है, 8 होता है, 6 होता है, 14 होता है। मैंने बताया ना बच्चे, जिसका मान बीचे बीच 7 रहे उसको हम उदासीन, 7 से जितना कम रहे वो अम्लीय, 7 से जितना अधिक रहे वो क्षारीय होता है। तो जिसका पीएच उदासीन पूछ रहा है ना बच्चों, तो 7 होगा। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 47 नंबर देखिएगा बच्चे। आगे का प्रश्न है फिर बच्चे कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब कर, बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। आपके लिए सभी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं बातें। ठीक है बच्चे, सभी क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? एक भी लेक्चर आपका छूटना नहीं चाहिए बच्चे। बताइए, तो जो दुर्बल अम्ल है उसे CH3COOH से, इसे हम लोग एसिटिक सिरका एसिटिक के नाम से भी जानते हैं बच्चों, याद रखना। ठीक है, चलिए 48 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न 48 नंबर, क्रोलाइट अयस्क है, तांबा का, लोहा का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का। बताइए, क्रोलाइट जो है बच्चे किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। ठीक है, डी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 17, 18, 19, 20। तो प्यारे बच्चे, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 19 होती है। ठीक है, इसको हम K से डिनोट करते हैं। ठीक है, और क्लोरीन कितनी होती है? 17। 20 किसकी होती है? आप कमेंट करके बताएं बच्चे। ठीक है, चलिए 50 नंबर प्रश्न देखिएगा। फॉर्मिक अम्ल का आईपीएक नाम क्या है? मैथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। बताइए फिर बच्चे, अगर आपने 50 नंबर का ए ऑप्शन चूज किया तो बहुत अच्छे, मैथेनोइक अम्ल, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आईपीएक का जो है क्या फॉर्मिक नाम क्या हो जाएगा? मैथेनोइक अम्ल। चलिए बच्चे 51 नंबर के लिए पढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न है हमारा कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? बताइए, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? तो बच्चे इसका जो सूत्र होता है वो C2H5OH। ठीक है, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। एल्काइन कौन है? इसमें से बताना है एल्काइन कौन है। C2H2, C2H6, CH4, C2H4। बताइए प्यार बच्चे, एल्काइन जो है वो आपका ए ऑप्शन जो है C2H2, ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 53 नंबर प्रश्न देखिएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए, ऑप्शन देख लीजिए। बताइए, क्या C6H12O6, C12H22O11, CH3COOH, CH3CHO क्या होता है? तो चीनी का जो सूत्र होता है बच्चे C12, याद रखना, C12H22 और O11 याद रखना। अब मत भूलना, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है ये। ठीक है, चलिए 54 नंबर के बाद हम लोग 53 नंबर के बाद 54 नंबर पे चलते हैं। एसिटिलीन में कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है? बताइए, मैंने बताया ना कि इसको कितनी होती है? 3 होती है। डी ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए 55 नंबर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक जिस बच्चे ने सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारा पढ़ाने का तरीका आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को कैसा लग रहा है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं सूखे बीज, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज, कुचले हुए बीज। बताइए, तो प्यारे बच्चे अगर आपने बी ऑप्शन चूज किया है तो बिल्कुल सही अच्छे कि बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अंकुरित बीज जो है वो श्वसन के लिए उपयोगी किए जाने वाले बीज है। ठीक है, चलिए 56 नंबर देख लीजिएगा। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो मानव वृक्क जो है वो बच्चे वो सर्जन प्रणाली का हिस्सा है। सी ऑप्शन हो जाएगा। 57 नंबर देख लीजिएगा। प्रश्न है कि पौधे में जाइलम निम्नांकित में किसके लिए परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? देखिए, ये प्रश्न आज आपको निपटा ही देंगे कि ऐसे प्रश्न आपको मिले एग्जाम में तो क्या करें। जब मान लीजिए, अगर ये मान लीजिए क्या है, पौधा है। ठीक है, पौधा है, अगर पौधे में
जब जाइलम की बात करें, ज से जाइलम होता है, ठीक है। जब जाइलम की बात करें तो याद रखना जल, ठीक है, जल। अब जल का है पानी, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। लेकिन अगर जाइलम की जगह यहाँ पर रहता ऐसे फ्लोएम रहता, ठीक है, रहता फ्लोएम, कि पौधे में फ्लोएम का क्या काम है, तो फ्लोएम मतलब फ, अगर तो याद रहता फ से क्या होता है फल, फल मतलब भोजन, तो यह बी ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है। जब भी, अब ये क्वेश्चन निपट गया, जब आपको पूछे कि पौधे में जाइलम का क्या कार्य है, तो ज से जाइलम, ज से जल, याद रखना। अगर पूछे कि पौधे में फ्लोएम का क्या काम है, तो फ्लोएम मतलब फ से फल यानी भोजन का कार्य है, भोजन भोजन को परिवहन कराना, ठीक है। समझ गए। जिस तरह मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन कराता है, आरबीसी कराता है ना, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, उसी तरह पौधे में जल का कौन पूरे शरीर में कौन भ्रमण करवाता है, तो जाइलम करवाता है। अब भोजन का संवहन तो वो फ्लोएम करवाता है, ध्यान रखना। समझ गए। चलिए 58 नंबर प्रश्न पे देखिएगा कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। इजी प्रश्न है, कौन नहीं बता देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। 59 नंबर पर चलते हैं। फलों के पकने पकने को कौन सा जो गैस नियंत्रित करता है, बताइए। कौन जो हार्मोन है वो नियंत्रित करता है, क्या ऑक्सीन करता है, जिब्रेलिन करता है, इथिलीन करता है, साइटोकाइनिन करता है। ये सभी तो एक प्रकार का हार्मोन है, पौधे हार्मोन, ठीक है, बताइए। तो फलों को पकने के लिए जो है वो इथिलीन करता है, ठीक है, इथिलीन। और पेड़ पौधे के जो फुनगी है वहाँ पे जिब्रेलिन्स होता है, याद रखना बच्चे, ठीक है। चलिए, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है वो क्या कहलाता है, क्या डेंड्राइट, तंत्रिकाक्ष, कोशिका पिंड, तंत्रिकांत, क्या कहलाता है, बताइए। तो न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है बच्चे, वह कहलाता है डेंड्राइट। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं 61 नंबर प्रश्न कि निम्नांकित में कौन आपातकाल हार्मोन है, जिसे इमरजेंसी एचजीएस कहते हैं, ठीक है, एचजीएस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। आपातकाल कौन है, एड्रिनल, एस्ट्रोजेन, पैराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन, बताइए। तो आपातकाल हार्मोन बच्चे हम लोग किसे, एस्ट्रोजेन को भी, ठीक है, नहीं बच्चे माफ करना, इसका होगा एड्रिनल जो है हम लोग आपातकाल ग्रंथि कहते हैं। एस्ट्रोजोन तो ये एक प्रकार का ह्यूमन में पाने वाला, ये महिला, एस्ट्रोजोन महिलाओं में पाए जाने वाला हार्मोन है, ठीक है बच्चे, याद रखना। चलिए आगे देखिए 62 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है, माफ करना, यहाँ पे आंसर गलत दिया है आपको, ठीक है। 62 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है, उल्टी, अत्यधिक लार निकलना, दिल धड़कना, चबाना, बताइए। तो प्यारे बच्चे, इसमें अनैच्छिक क्रिया का जो उदाहरण नहीं है, ये आप मुझे बताओगे, कमेंट करके बताओगे, ठीक है, क्योंकि इसका क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है, या तो मेरे आंसर से चबाना होगा, लेकिन ठीक है आंसर में चबाना ही होगा, ठीक है, मेरे ख्याल से। आप मुझे कमेंट करके बताओ। देखो यहाँ पे आंसर दे ही रहा है दिल का धड़कना, लेकिन मुझे डाउट लग रहा है, ठीक है, मुझे लगता है कि चबाना होगा, लेकिन आप लोग क्रॉस वेरिफिकेशन करके बताइएगा बच्चे, ठीक है, क्या होगा। अच्छा देखिए, मानव के में गर्भ की अवधि कितनी होती है, तो सब बच्चा तो जानता होगा 9 मंथ्स, लेकिन अगर यहीं पूछ रहा है दिन बताइए, तो दिन बच्चे 270 दिन होता है, ठीक है। ए ऑप्शन, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, 270 दिन, ठीक है। कमेंट करके बताएं कि गाय में गर्भ की अवधि कितनी होती है, ठीक है। चलिए 64 नंबर देखिएगा, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था, ठीक है, बताइए। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, 1973, 1985, 1971, 1983। फिर बच्चे गंगा एक्शन प्लान जो है वो आपका 1985 वर्ष में शुरू हुआ था, 1985 जो साल आया था उस समय गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए, क्लास के पीडीएफ लेनी है, एक बार फिर से बोलेंगे, इस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट करिए कि सर हाय सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए और क्लास के पीडीएफ दे दीजिए, तुरंत पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी बच्चे, ठीक है। सभी बच्चे, बहुत बच्चे जुड़ चुके हैं, इसलिए आप भी देर न करें, काफ़ी ज़्यादा बच्चे आ चुके हैं, आप भी आ जाइए बच्चे और लाभ उठाइए क्लास का, ठीक है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में से किस में होता है, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो है वो ईस्ट में होता है, ए ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछेगा अमीबा जो है वो अपने शरीर से दूसरे शरीर का निर्माण कैसे करता है, तो बहुखंडन के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, डायरिया, टीबी, निमोनिया, बी और सी दोनों, बताइए। फिर बच्चे श्वसन तंत्र से जो संबंधित है वो हो जाएगा, पता है क्या, टीबी और निमोनिया दोनों, बी और सी दोनों, यानी कि डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, देखिए आंसर बी दे रहा है, ठीक है। आप लोग इसका भी अगर क्रॉस वेरिफिकेशन कीजिएगा, दो आंसर पे अब तक डाउट रहा है बच्चे, ठीक है, होता है कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, और मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आप लोग को रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं एग्जाम जैसी क्लास खत्म होगी मैं उसके बाद क्रॉस वेरिफिकेशन करके कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दूंगा, ठीक है।
चलिए आगे देखिए, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसके पाचन नहीं कर पाते? प्रोटीन, सेलुलोज, वसा, इनमें से सभी। देखिए बच्चे, मैं आपको अगर बात बताऊं तो ये जो हमारी वीडियो है ना, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लास की वीडियो जो है यूट्यूब सेक्शन पे आपको जाकर मिल जाएगी। आप जाइए वीडियो में चेक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना दी गई है। अगर नहीं देखे हैं तो आप देखिए, आपकी बहुत सारी क्लास छूट गई होगी अगर आप नए बच्चे हैं तो। ठीक है, इसलिए आप जाकर देख लें। बताइए 67 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चे? तो उसका जो हो जाएगा, निम्न मनुष्य और मांसाहारी जीव में निम्नलिखित किसका पाचन नहीं करते? सेलुलोज का। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 68 नंबर प्रश्न देखिएगा, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होगा? बताइए। हाइपोटेंशन, हृदयघात, हाइपरटेंशन, पक्षघात। तो पहले बच्चे आप देख लिए आंसर, नीचे दे रहे हैं हाइपरटेंशन। ब्रेन हेमरेज का मुख्य जो है कारण हाइपरटेंशन हो जाता है। ठीक है बच्चे, देखिए हम एक बार आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जिसको ऐसा लग रहा है कि मेरा साइंस मजबूत नहीं है, बच्चे आपको 49 रुपया कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है। ये ऐसा रकम है ना जिसे एक छोटा सा बच्चा भी अफोर्ड कर पाए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा साइंस सेक्शन मजबूत नहीं है, हम टीचर होकर बार बार आपसे करते हैं, विनती कर रहे हैं कि बाद में आप एग्जाम के बाद पछताइएगा। आपको ऐसा लगेगा एग्जाम सेंटर हॉल में बैठ के, काश मैंने सर की बात मान ली होती, 49 रुपया का ले लिया होता, क्या जाता मेरा पीडीएफ। आज जैसे मुझसे ही ऑब्जेक्टिव नहीं बन रहा है, सब्जेक्टिव में देगा उत्तल दर्पण का प्रयोग। ठीक है, फिर पूछेगा हम दक्षिण हस्त का फ्लोमेंग के नियम पूछेगा, फिर पूछेगा प्रकाश का परिकिरण किसे कहते हैं, फिर उसके बाद देखा कि जरा दृष्टि दोष क्या है। ये सब प्रश्न उसमें मेंशन किया गया है बच्चे, और फिर बाद में आप पछताओगे कि काश मैंने 49 वाली पीडीएफ ले ली होती, क्योंकि इतनी सस्ती पीडीएफ जो है पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, मेरे ख्याल से मेरा ऐसा मानना है, वैसे मैंने तो चेक नहीं किया, वैसे हो सकता है हम दे सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा लगता है कि मुझे नहीं लगता कि साइंस का कोई इतना ज़्यादा मेहनत करके इतनी सस्ती कोई पीडीएफ दे। और मेरा भी एक ही मोटिव बच्चे, सिर्फ और सिर्फ जो टीचर लोग मेहनत किए हैं उनका मेहनताना मिल जाए, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, मैं यही चाहता हूँ। और आप लोग को बच्चे 49 में कुछ लगे भी नहीं कि मेरा कुछ गया, लेकिन मिल बहुत कुछ गया, ऐसा फील होगा। लगेगा नहीं, हम चाहते हैं कि आप लोग को लगे नहीं कि मेरा कुछ गया, लेकिन मिल गया बहुत कुछ 49 में, ऐसा होना चाहिए। आप लोग क्या क्या नहीं ले लेते बच्चे, गाइड, मॉडल सेट, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट, क्या क्या नहीं ले लेते हैं, क्या क्या नहीं कर लेते। 199, 200 का, 300 का, यहाँ 49 रुपया लगाना है बच्चे। आपको लगाने के बाद आपको क्या हो जा रहा है, तो आपको जो है पूरा पूरा बच्चे इंपॉर्टेंट नोट जो है, जिसे आप कह सकते हो कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का पूरा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, कितने में? तो 49 रुपया में आपको इसमें मिल जा रहा है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नोट्स। और एक आपको नहीं, बहुत सारे बच्चे ने ले लिया, बहुत सारे बच्चे ने ले लिया, करीब करीब इसको 200+ बच्चे ने अभी तक परचेस कर चुका है बच्चे। ठीक है, 200 से 300 बच्चे ने काफ़ी तक परचेस किया, क्योंकि उसको निकले हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मात्र 4 से 5 दिन हो रहा है, तभी बहुत बच्चे के पास नहीं पहुंच पाया है। तो जितने बच्चे के पास पहुंच रहा है वो सभी बच्चे, जितने जितने बच्चे देख रहे हैं उसको ले ले रहे हैं। पता है क्यों? सिर्फ सिर्फ बहुत ही अफोर्डेबल यहाँ पे पेमेंट किया रखा गया है, मात्र 49, कोई भी ले ले रहा है। अगर 49 में साइंस का सेक्शन में अगर 49 रुपये लगाने के बाद 70+ अगर मार्क्स देखने को मिले तो किसको नहीं चाहिए बाबू? कौन ऐसा बंदा है जो नहीं लेगा? सब लेगा। इसलिए अगर आप अभी तक पीछे हैं तो प्लीज़ बच्चे लेट ना करें, तुरंत बोलें। व्हाट्सएप नंबर पे नीचे दिया गया, लेने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो नीचे दिए जा रहे नंबर पे बोले कि सर हमको तुरंत जो है 49 वाला पीडीएफ चाहिए, आपको वहाँ पेमेंट मोड बता दिया जाएगा, और तुरंत आप बोले कि सर हमको 49 वाला पेमेंट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, प्लीज़ बच्चे प्लीज़ सर भेजिए। तुरंत आप ऐसा बोलिएगा, पेमेंट सेक्शन बताया जाएगा, पेमेंट सेक्शन क्लियर होगा, तुरंत आपका ऑटोमेटिक पीडीएफ सेंड हो जाएगा आपको व्हाट्सएप पे। और बच्चे आप लगा दीजिए 2 दिन, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, मात्र 2 दिन आपका खत्म। साइंस का सेक्शन कंप्लीट। पूरा साल भी नहीं पढ़े हो ना आप, पूरा साल भी टाइम पास करते पढ़े हो, बस 2 घंटा बस खाली मन लगा के पढ़ देना, आपका खत्म। हम कह रहे हैं ना, हम पीडीएफ तैयार किए हैं, बहुत माशाअल्लाह इसमें पीडीएफ है, बहुत जिसका कोई जवाब नहीं है बच्चे, महा तगड़ा, जिसे रामबाण आप कह सकते हो। ठीक है, आपका ब्रह्मास्त्र कह सकते हो। पीडीएफ एक ऐसा हथियार है जो आपका साइंस का सेक्शन को उड़ा ही देवे करेगा, ये वादा रहा मेरा। इसलिए इससे देर मत कीजिए, इस पीडीएफ को तुरंत ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 69 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? बैक्टीरिया, कसकुट्टा, विषाणु, कवक। क्या होगा प्यारे बच्चे? 69 नंबर का अगर आपने क्या ऑप्शन चूज किया है? बी ऑप्शन, कसकुट्टा जो है एक परजीवी पादप का उदाहरण है, तो बहुत से बच्चे बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हृदय से रक्त का संपूर्ण शरीर पंप किया जाता है फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा, अलिंदों द्वारा, इनमें से सभी। सोचिए बच्चे, जब हम क्लास आवर में इतना इंपॉर्टेंट क्लास करवा रहे हैं, तो उस पीडीएफ में तो क्या होगा, क्या ही होगा, आप इमेजिन करके देखिए। बताइए,
हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया था क्या, तो वो अलिंदो द्वारा। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखिए। प्रश्न 71 नंबर कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है, मुकुलन, पुनर्जनन, विखंडन, बीजाणु जनन, बताइए। फिर बच्चा हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है वो मुकुलन, ए ऑप्शन जो बिल्कुल सही होगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि 72 नंबर प्रश्न है कि जनन संचालित रोग कौन सा है। रिप्रोडक्शन जो है, जो रिप्रोडक्शन डिसीज बताना है, जनन संचालित सिफिलिस है, एड्स है, गनोरिया है, इनमें से भी। तो जनन संचालित रोग बच्चे सिफिलिस भी है, एड्स भी है, गनोरिया भी है, यानी कि क्या बच्चे, तो डी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है प्लीज चैनल को लाइक करें, बहुत मेहनत लगता है, 5 घंटा लगा इस पीडीएफ को तैयार करने में, तब जाके आपकी ये एक क्लास कंप्लीट हो पा रही है। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे पीडीएफ बचे हुए हैं जिसका क्लास जो है पीडीएफ तैयार हो रहे हैं, सभी सर मिलकर तैयार कर रहे हैं, आपकी क्लास लगातार होते चले जाएगी। ठीक है, तो बच्चे लेट ना करें, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर लें, क्योंकि एक भी क्लास छूटती है इसका मतलब कि आपका बहुत कुछ छूट जाता है। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बताइए, 72 नंबर का तो हो गया डी ऑप्शन। चलिए 73 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 73 नंबर है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुकेंसर, स्त्री कैंसर, क्या कहलाता है, तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग जो बच्चे वो बाह्य दलपुंज कहलाता है, ए ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 74 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा बच्चे। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, ए बी, बी, ओ, बताइए। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है प्यारे बच्चे, तो वो होता है आपका सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बी ग्रुप होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चे, नहीं नहीं बच्चे, इसमें बी नहीं होगा, इसमें ए ही होता है। ब्लड समूह में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो ए होता है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे आंसर शायद गलत दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ए होगा। ठीक है, अगला देखिए, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में कौन सा नहीं नियंत्रित होता है, बताइए। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में निम्नांकित में कौन सा नहीं नियंत्रित होता है, इंसुलिन, ग्लूकोगन, गैस्ट्रिन, सिम्टन। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में कौन नियंत्रित होता है, तो इंसुलिन जो है वो नहीं नियंत्रित होता है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, पादप वृद्धि हार्मोन कौन कौन, जिब्रेलिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन। प्यारे बच्चे ये सभी मानव वाला हार्मोन है, लेकिन ये जिब्रेलिन है ना, ये पौधे का है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एड्रेनल को हम लोग इमरजेंसी के कहते हैं ना, इंसुलिन की कमी से हम लोग को, इंसुलिन से हम लोग क्या करते हैं बच्चे, ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि कोई मधुमेह व्यक्ति से पीड़ित है तो उसे कैसे कंट्रोल, तो बच्चे इंसुलिन की इंजेक्शन लगा के, ठीक है, याद रखें, इंसुलिन के इंजेक्शन से लगा कर उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, हार्मोन स्त्रावित होता है कहाँ से होता है, बताइए, एक सेकंड बच्चों। हार्मोन स्त्रावित होता है कहाँ से, अंतःस्रावी ग्रंथि से, बाह्यस्रावी ग्रंथि से, नलिका से, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चे हार्मोन जो स्त्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, ए ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 78 नंबर प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न 78 नंबर कि मनुष्य के एक गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है, 1, 2, 3, 4। मनुष्य के एक गुहा में बच्चे 3 जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एंड्रोजेन जो है वो क्या है, एक प्रकार का मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, पाचक रस, पैराथाइड हार्मोन, बताइए। एंड्रोजोन जो है वो मेल हार्मोन है, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं बच्चों, इतनी सारा मेहनत करने के बाद आप लोग अगर हमारे चैनल को शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा बचे, हम लोग इंस्पायर होते हैं कि आप लोग कमेंट अच्छा करते हैं कि नहीं, काफ़ी सारे बच्चे कमेंट अच्छा कर रहे हैं, उनको हमारा पढ़ाया हुआ तरीका बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम लोग इंस्पायर होकर आपके लिए बहुत तगड़े से और वीडियो लेके आएंगे, और ऐसे धांसू धांसू क्वेश्चन लेके आएंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना पाए, ऐसा करेंगे। अभी भी बहुत टाइम तो नहीं बचा हुआ है, इतना तो कह सकते हैं कि 14 फरवरी से एग्ज़ाम है, और आज आपका 6 फरवरी हो गया है, तो मात्र 5-6 दिन बचा है, लेकिन तभी 5-6 दिन में हम लोग दम लगा देंगे यूट्यूब में कि आपका कोई क्लास छूट ना पाए। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस जरूर कीजिएगा बच्चे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, लास्ट प्रश्न बच्चे, थक हम भी गए हैं बहुत। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, मेंडल ने, डार्विन ने, लमार्क ने, खुराना ने, बताइए। तो बच्चे वो चुना मेंडल ने। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ये थी आज की लास्ट की क्लास, उम्मीद है आप सभी को आज की क्लास जो है बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत
उम्दा लगी होगी और बच्चे क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें, कमेंट सेक्शन में जाएं और बताएं कि हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। और एक बार फिर से बच्चे कि जिन बच्चों ने ये वाला नोट्स नहीं लिया है तो आप ये वाला नोट्स ले लें। लेने के लिए आपको क्या करना होगा, तो नीचे दिए जा रहे नंबर है बच्चे, ये नंबर है 870 913 365 9। इस पर मैसेज कीजिए कि हाय सर, हम 10 क्लास के स्टूडेंट हैं, ग्रुप में जोड़ दीजिए और 49 वाला पहले हमें आप पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिए साइंस का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का सेक्शन है। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं बच्चे, इस पीडीएफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है, तो इसलिए प्लीज़ इसे आप नहीं अनदेखा नहीं कर सकते हैं बच्चे। अनदेखा करिएगा आपको हो जाएगा बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ जाएगा। इससे अच्छा प्रॉब्लम को फेस करने से अच्छा है कि आप इस चीज़ को आप पहले इसी चीज़ को फेस कर लो। आप आराम से इस पीडीएफ को फेस कर लोगे, वहाँ पे एग्जाम सेक्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बस उम्मीद है कि आप सभी बच्चे समझदार हैं और आपके लिए कोई ज़्यादा 49 रुपीज़ कोई ज़्यादा नहीं है कि आप नहीं अफोर्ड कर पाओ, बहुत ईजी है, ठीक है, आराम से कर लोगे। आपको नीचे जो नंबर दिया गया उस नंबर पर आप मैसेज कीजिए कि हाँ सर हम 10 क्लास के विद्यार्थी, हमें पीडीएफ 49 दिए, तुरंत प्रोवाइड करवा दीजिएगा, ठीक है। तो बस बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले स्टडी की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। दुआ करते हैं कि आप सलामत रहें, आपके माता पिता सलामत रहें और खूब अच्छे से एग्जाम को क्रैक करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें और अपने माता पिता को खूब आगे ले जाएं बच्चे, खूब तरक्की करें, ये मेरी दुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चे।